जैसा पिछले वीडियो में हमने अपने टॉपिक को अर्थशास्त्र एक विज्ञान चल रहा था, इसके अंदर पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है ये टॉपिक चल रहा था बच्चों कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। इस संदर्भ में वास्तविक विज्ञान के संदर्भ में हमने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया गया था कि कुछ जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे जैसे जे बी से, उनके द्वारा अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान माना तथा आधुनिक अर्थशास्त्री जिनको हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारों के द्वारा भी ये माना जाने लगा कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। इस संदर्भ में हमने बताया था कि हम अपने अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इसके अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान जो है वो किस तर्कों के द्वारा हम मान सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हमने बोला था कि पहला पॉइंट इसमें बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के आधार पर इन्होंने बताया है। पहले पॉइंट में इस बारे में चर्चा की गई है या हम अध्ययन कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में वास्तविक दृष्टिकोण, अर्थशास्त्र में वास्तविक दृष्टिकोण क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, तथा बोल सकते हैं हम जिनके आधार पर हम कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र में वास्तविक दृष्टिकोण, क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण तथा ठीक अधिक तथा ठीक अधिक, यहां देख सकते हैं कि आर्थिक निष्कर्ष प्रदान कर सकता है, क्योंकि प्रदान कर सकता है निष्कर्ष, क्योंकि कारण परिणाम संबंध का आधार तर्क है। क्योंकि कारण परिणाम संबंध का जो आधार है बच्चों वो तर्क है। कहने का तात्पर्य हम ये चीज कह सकते हैं क्योंकि विज्ञान शब्द तो इसी में भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो वास्तविक विज्ञान हो चाहे वो आदर्शात्मक विज्ञान हो। कहने का मतलब है कि विज्ञान शब्द हमारा इसमें भी जुड़ा है, क्योंकि अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हमने बताई है, पहली वास्तविक विज्ञान और दूसरी आदर्शात्मक विज्ञान। तो हम पहले जो पढ़ रहे थे वास्तविक विज्ञान में अपने फर्स्ट पॉइंट ही था हमारा, फर्स्ट का हम पहला पॉइंट मान लेते हैं कि अर्थशास्त्र में वास्तविक दृष्टिकोण क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण तथा ठीक आर्थिक निष्कर्ष प्रदान कर सकता है। कौन करता है? अर्थशास्त्र में।
क्योंकि कारण परिणाम का संबंध या कारण जो परिणाम है, ये जो संबंध है इसका आधार ही तर्क है। तो हम अर्थशास्त्र एक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान है, इसका दूसरा पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट, वास्तविक विज्ञान से संबंधित वास्तविक दृष्टिकोण वास्तविक दृष्टिकोण वास्तविक क्या चीज एक्चुअल है, वास्तविकता है, वो दृष्टिकोण, वो नजरिया, वो चीज बता रहे। वास्तविक दृष्टिकोण वास्तविक मान्यताओं और वैज्ञानिक वास्तविक मान्यताओं और वैज्ञानिकों वास्तविक मान्यताओं और वैज्ञानिकों विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों के विश्लेषण के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, मजबूत आर्थिक सिद्धांत मजबूत आर्थिक सिद्धांत बना सकते या बना सकता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि वास्तविक दृष्टिकोण वास्तविक मान्यताओं और वैज्ञानिकों के विश्लेषण के आधार पर मजबूत आर्थिक सिद्धांत बना सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। इसी के साथ इसका तीसरा पॉइंट, इसमें अर्थशास्त्र में केवल देखिए जो वही चीज जो हम पिछले वीडियो में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसी को हम बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं की यानी कि इन्हीं आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का अध्ययन किया जाए। केवल आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का अध्ययन किया जाए तो, यानी कि केवल आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का अध्ययन किया जाए तो इससे अर्थशास्त्रियों में क्या हो जाएगा, मतभेद कम होगा। मतभेद कम होगा। क्यों होगा वो पढ़ेंगे। मतभेद कब होगा, उनमें
अधिक सहमति बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य कि केवल हम आर्थिक क्रियाओं का केवल उसी के बारे में हम चर्चा करें, अध्ययन करें, तो अर्थशास्त्रियों में क्या होगा, मतभेद कम होगा और उनमें अधिक सहमति बनी रहेगी, यानी कि सामंजस्य उनके अंतर्गत रहेगा। और साथ ही में अर्थशास्त्र की प्रकृति में भी तेजी आएगी। कहने का तात्पर्य कि अर्थशास्त्र में कई मतभेद होने के कारण कुछ शास्त्री कुछ कह रहे हैं, कुछ अर्थशास्त्री कुछ कह रहे हैं, इस कारण से सब में समानता आए तो हम केवल एक ही बात पर, यानी एक ही अपनी बात पर सभी अर्थशास्त्रियों का एक ही मत हो, तो ये मतभेद कम करने का जो है, ये वास्तविक विज्ञान का एक प्रयोग के द्वारा, वास्तविक विज्ञान के प्रयोग के द्वारा अर्थशास्त्री ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी हमें इम्पोर्टेंट क्रियाओं पर चर्चा करनी है, जिसके कारण इसमें कुछ अर्थशास्त्रियों के मतभेद कम होंगे और सहमति बनी रहेगी अब ज्यादा से ज्यादा, और इस प्रकृति में, यानी कि ये जो हमारी प्रकृति है विज्ञान वाली, उसमें बहुत तेजी होगी। तो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। आप पॉज करके वीडियो को यहाँ तक नोट डाउन करें, लिखें कॉपी में। इसके बाद चौथा पॉइंट, जो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, इस संदर्भ में अर्थशास्त्री, आधुनिक अर्थशास्त्रियों और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण द्वारा इन तर्कों की व्याख्या की गई है बच्चों। तो हम चौथा तर्क बताने जा रहे हैं। चौथा तर्क, जिसमें हम कह सकते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखा है कि चूंकि आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखा है कि, जो कि हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि एक शॉर्ट में समझाए कि साधनों की कमी को देखते हुए, कि साधनों की कमी को देखते हुए, कहने का तात्पर्य वही सीमित साधन, ठीक है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा ये शब्द है कि साधनों की कमी को देखते हुए मनुष्य को अपनी श्रेष्ठ कार्यकुशलता के अनुसार, श्रेष्ठ कार्यकुशलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। मनुष्य को अपनी श्रेष्ठ कार्यकुशलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि वही कार्य उसे करना चाहिए, वही कार्य उसे करना चाहिए। कौन से कार्य? जिसमें उसको इंटरेस्ट हो या जिसमें वो अच्छी तरह सक्षम हो, वही कार्य उसे करने चाहिए जिसमें
जिसकी विशिष्टता हो, स्पेशलिटी हो, वही कार्य इसमें करने चाहिए। जिसमें वह विशिष्टता रखता हो, जिसमें वह विशिष्टता रखता हो, यानी कि जिसमें वह सक्षम हो, कार्य से वही करने चाहिए। यदि मानव सभी कार्यों को करने यदि मानव सभी कार्यों को करने लगेगा देखिए कहने का तात्पर्य कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखा है कि साधनों की कमी को देखते हुए मनुष्य को अपनी श्रेष्ठ कार्य कुशलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। वही कार्य उसे करना चाहिए जिसमें वह विशिष्टता रखता हो। यदि मानव सभी कार्यों को करने लगेगा तो क्या होगा? सभी कार्यों को करने लगेगा तो उसका समय व धन, ये चीज क्या चीज थी? तो उसका समय व धन, जिसको हमने पहले वीडियो में सीमित साधन बताए थे, उसी के बारे में चर्चा हुई है। उसका समय व धन क्या होगा? दोनों का अपव्यय होगा, दोनों का अपव्यय होगा। साथ ही अतः अर्थशास्त्री को क्या वो करना पड़ेगा बच्चों? अतः अर्थशास्त्री को कारण तथा परिणाम तक ही कारण तथा परिणाम तक ही सीमित, कारण तथा परिणाम तक ही सीमित रहना पड़ेगा। यही चीज बता रहे हैं कि दोनों का अपव्यय होगा, या हम लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्री को कारण और परिणाम तक ही सीमित पड़ेगा या रहना चाहिए। जो कि हमारा एक वास्तविक विज्ञान है। हम यही कह सकते हैं, इन्होंने यही चीज की है कि साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही कम तरीके से कम करता है। तो उन्हीं चीजों को बताया कि यदि मानव सभी कार्यों को करने लगेगा तो समय व धन दोनों का अपव्यय होगा। अतः अर्थशास्त्री को कारण तथा परिणाम तक ही सीमित रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कारण और परिणाम तक ही सीमित रहना चाहिए। इसका मतलब अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। समय व धन, जिसको हमने सीमित साधन कहा, प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो लिखा है उन चीजों को पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट करते हुए बता सकते हैं। साधनों की कमी को देखा है इन्होंने, साथ ही मनुष्य को उनकी कार्य कुशलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये कहा है, ये लिखा है कि जो मनुष्य जिस काम में कुशल है उसको वही काम करना चाहिए, यानी कार्य कुशलता के अनुसार काम करना। इसमें इम्पोर्टेंट दी है इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कि जिस कार्य में मनुष्य कार्य कुशल होता है उसमें समय व धन कम लगता है। अगर व्यक्ति उस काम में कार्य कुशल नहीं है तो उसका समय भी लगता है, क्योंकि ट्रेंड होने में टाइम लगता है, धन भी वेस्ट होता है।
तो जिस व्यक्ति की जिसमें विशिष्टता हो उस कार्य को उसको ले लेना चाहिए और उसी कार्य को करना चाहिए जिसमें समय व धन दोनों कम हो। ठीक है, इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने कारण तथा परिणाम तक ही इसको सीमित कहा है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने इस तरीके से हम बता सकते हैं बच्चों कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। इसी तरह से हम अर्थशास्त्र एक विज्ञान की दूसरी ब्रांच या दूसरा पार्ट जो है, सेकंड पॉइंट, अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। तो आप अपने इस पॉइंट तक यहाँ तक नोट करें, तो हम दूसरा आपको पॉइंट लिखवाएंगे। नोट कर लिया होगा बच्चों, पॉज करें वीडियो को पॉज करके आप अपने इस टॉपिक को पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान में ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लिखने वाले हैं अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, विज्ञान का दूसरा पॉइंट। अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। ये हमारा दूसरा, पहला अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, दूसरा अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। तो हम अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, तो पढ़ने से पहले बच्चों हम पहले समझेंगे आदर्शात्मक विज्ञान है क्या, जिसमें हमने पहले बता दिया कि पिछले वीडियो में कि आदर्शात्मक में क्या होना चाहिए, यानी कि तथ्य जो है उनके कारणों का पता लगाने के बाद, कारण व परिणाम का अध्ययन होने के बाद क्या होना चाहिए, आदर्शात्मक विज्ञान ये चीज दर्शाता है। तो हम इसमें बता सकते हैं कि आदर्शात्मक विज्ञान नीति संबंधी विज्ञान, नीति संबंधी, नीति का मतलब नियमों से संबंधित, नीति संबंधी तथ्यों का मतलब एविडेंस, कि कारण परिणाम के बाद जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उन सभी को कैसे प्रदर्शित करता है, तथ्यों का विवेचन करता है, तथ्यों का विवेचन करता है, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अर्थात क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। किसी दी हुई परिस्थितियों, किसी दी हुई परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहने का मतलब आदर्शात्मक विज्ञान नीति संबंधी तथ्यों का विवेचन करता है, अर्थात क्या होना चाहिए, किसी दी हुई परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। आप लोग इसे नोट कर रहे हैं, तो हमने पहले बताया कि इसमें चाहिए वर्ड जुड़ा होता है,
सकते हैं कि आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में आधार मान सकते हैं, विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं, देखिए आर्थिक घटनाएं जिनको हम रिस्क बोलते हैं, जोखिम, वो चीजें हो गई है। अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं एवं कार्यों की अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई पर प्रकाश डालता है। तो बच्चों, हम अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, इस चीज को हमने इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन से समझ लिया कि अर्थशास्त्र विज्ञान नीति संबंधी तथ्यों का विवेचन करता है। क्या होना चाहिए, किसी दी हुई परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं एवं कार्यों की अच्छाई तथा बुराई पर प्रकाश डालता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आदर्शात्मक विज्ञान कहते हैं। तो हम आदर्शात्मक विज्ञान के भी कुछ ऐसे तर्क हैं जिनसे सिद्ध हो सकता है कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। तो उस संबंध में जो बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं, उनको हम आपको अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास 5-6 पॉइंट है बच्चों। हेड पॉइंट्स अलग है और उसके अंदर डिटेल अलग है, तो आपको अच्छा से समझ में आए, इस कारण से इसको हम अगले वीडियोस में इसके जो तर्क हैं 5-6-7 पॉइंट हैं, उन तर्कों को एक एक पॉइंट को आपको समझाते हुए डिस्क्राइब करेंगे। जब तक आप हमारे अर्थशास्त्र विज्ञान पार्ट 3 को अच्छे से देखें, समझें, इन दोनों में अंतर करना सीखें कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है तो उसमें क्या चीज हो रही है, और अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है तो क्या है, और ये दोनों चीज किसके अंतर्गत आ रही है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, यानी कि अर्थशास्त्र को विज्ञान से जोड़ा है, तो उसके भी दो पार्ट कर दिए बच्चों, एक तो वास्तविक विज्ञान और एक आदर्शात्मक विज्ञान। तो हमने वास्तविक विज्ञान को आज अपने इस वीडियो में कंप्लीट करा। अब साथ में दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। इसको हमने अच्छे से समझा कि इसमें क्या चीज है कि आदर्शात्मक विज्ञान नीति संबंधी तथ्यों का विवेचन करता है कि होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को इन पे यानी कि बुराई और अच्छाई पर, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों पॉइंट्सों को लेकर के ये प्रकाश डालता है आर्थिक घटनाओं और उनके कार्यों पर। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक घटनाएं होती है, कार्य होती है, उनकी अच्छाई और बुराइयों पर कौन आदर्शात्मक विज्ञान प्रकाश डालता है। तो बाद में जब हम दोनों पढ़ लेंगे कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है या दोनों है, तो जब हम दोनों पढ़ेंगे तो हम इस चीज को ये चीज बता सकेंगे, तुलना कर सकेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अर्थशास्त्र दोनों है या दोनों नहीं है, या दोनों की प्राथमिकता होती है अर्थशास्त्र में। तो इन सब चीजों का अध्ययन बच्चों, हम इसके जो तर्क हैं कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, इसके जो तर्क हैं उनको बिंदुओं के आधार पर हम अपने अगले वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम अगले वीडियो में अपने जो पॉइंट्स हैं हेड पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में। तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा है उसको नोट डाउन करें, वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें,
ये नहीं आधा आधा देख लिया किसका किसका, उसमें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी एक क्रमबद्धता है कि हमने एक के बाद एक चीज को सिखाया है। वीडियो में भी वही सीक्वेंस है, अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं एक को भी हट जाएगा तो उसमें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, समझें, अपने नोट्स बनाते जाएं साथ में, ताकि हमें होमवर्क समय पर चेक होता रहे। जब तक के लिए ओके।